आज हम लोग शुरू करते हैं। आज हम लोग शुरू करेंगे इक्विलिब्रियम। ठीक है ना। इक्विलिब्रियम हम पहले नाम लिखते हैं चैप्टर का, फिर उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं। क्या नाम है इसका? इक्विलिब्रियम। ठीक है, क्या कर रहे थे? वही जो करते कहते और सुनते चले आ रहे हैं कि जब वक्त होता है तो एहसास नहीं होता, और जब एहसास होता है तो वक्त नहीं होता। मैं साबिर अली और आप देख रहे हैं ILCC अली क्लासेस, जो अलीगढ़ बेस्ड नीट जेई का रेजिडेंशियल कोचिंग क्लास है। साथ ही AMU जामिया और दूसरे यूनिवर्सिटी के दूसरे एंट्रेंस की भी तैयारी कराते हैं, जैसे 9th है, 11th डिप्लोमा इंजीनियरिंग, BSc नर्सिंग, CET पैरामेडिकल, CET वगैरह वगैरह होते हैं। तो वो लोग जो लोग तैयारी करना चाहते हैं कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही मोड अवेलेबल है। ऑफलाइन में तो लोकल बच्चे आगे करते ही हैं, मगर ऑनलाइन का भी एक प्लेटफॉर्म बहुत ही अच्छा आया है, जिसमें स्टूडेंट्स हिंदुस्तान के किसी भी कोने से या हिंदुस्तान के बाहर से भी अलीगढ़ के एक्सपीरियंस्ड एंड क्वालिफाइड टीचर से आप फ़ायदा उठा सकते हैं, गाइडलाइन ले सकते हैं। तो वो लोग जो लोग बाहर रहते हैं वो भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से हमसे जुड़ सकते हैं, अगर अलीगढ़ की तैयारी करनी या किसी और कंपटीशन की तैयारी करनी है तो। साथ ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम लोग यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जितने भी है, AMU जामिया, BHU, नीट, JEE वगैरह वगैरह के जो भी टेस्ट होते हैं, बड़े बड़े टेस्ट होते हैं, उनके फॉर्म कब आ रहे हैं, का लास्ट डेट क्या है, पैटर्न क्या है, इस तरह की चीज़ों पे हम लोग डिस्कस करते हैं, बताते रहते हैं, अपडेट करते रहते हैं। तो अगर आप यूनिवर्सिटी के इन्फॉर्मेशन से अपडेट रहना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही हम लोग बहुत सारे क्लासेस जो है फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी वगैरह वगैरह सभी हम लोग रिकॉर्ड करके भी अपलोड करते रहते हैं अपने चैनल पे। तो अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपको अभी फ्री अवेलेबल हो जाएंगे और आसानी से आप तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग करने जा रहे हैं केमिस्ट्री क्लास 11th, चैप्टर है इक्विलिब्रियम। एक बहुत ही अच्छा चैप्टर है, और देखते हैं क्या है इक्विलिब्रियम। ठीक है, जानते हैं कुछ आइडिया इक्विलिब्रियम से रिलेटेड? इक्विलिब्रियम का मीनिंग ऐसे अगर लेते हैं इक्वल, ऐसे अगर लिटरली मीनिंग लेते हैं तो इक्वल होता है। क्या बताया केमिस्ट्री में हम लोग जानते हैं कि जितने भी एलिमेंट्स हैं एक्सेप्ट डबल गैस को छोड़कर सभी एलिमेंट जिनके आउटर शेल इनकम्प्लीट होते हैं वो रिएक्ट करते ही हैं अपने ऑक्टेट के कंप्लीट करने के लिए, और भी बहुत सारी वजह है रिएक्ट करने की। ठीक है, तो जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो रिएक्ट करते हैं, लेकिन बहुत सारे रिएक्शन ऐसे होते हैं जो रिएक्ट करके जब प्रोडक्ट बनाते हैं तो प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट नहीं मिल सकता, या फिर बहुत दफ़ा ऐसे भी रिएक्शन है जो रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाते, प्रोडक्ट डिसोसिएट होकर वापस रिएक्टेंट भी बन जाते हैं। तो जो रिएक्शंस होते हैं किस नेचर का है, अपने नेचर के हिसाब से 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है इरिवर्सिबल रिएक्शन और दूसरा होता है रिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, तो हम लोग थोड़े थोड़े से पॉइंट्स को लिखते चलते हैं और उसको बताते चलते हैं क्या क्या होता है। तो रिएक्शन जानते हैं, पहले रिएक्शन एलिमेंट्स react to each other to complete its octet as well as gain the stability, as well as the product gain the stability। ठीक है, कितनी बात सुनिए। एलिमेंट जो है ना रिएक्ट करते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं, और प्रोडक्ट जो है
वो अपना एक ऑक्टेट ऑक्टेट रूल तो जानते हैं। बहुत सारे टॉपिक जो है ना, ये सारे टॉपिक्स हम लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग में डिस्कस किया है, वो भी आप जाके देख सकते हैं, हमारा लेक्चर वहाँ पे पड़ा हुआ है, तो वहाँ पे मिल जाएगा। तो एलिमेंट जो होता है अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए रिएक्ट करते हैं, और उस रिएक्शन के दौरान भी एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट होता है, एनर्जी रिलीज भी करता है, एनर्जी यूज भी करता है। लेकिन ज़्यादातर जो रिएक्शन होते हैं एक्सोथर्मिक होते हैं, तो जो प्रोडक्ट बन के आता है उसकी जो स्टेबिलिटी एनर्जी जो है ना कम होता है, और कम एनर्जी होने की वजह से वो ज़्यादा स्टेबल होता है। ये सारी चीज़ें होती है वहाँ पे। तो रिएक्शन जो है, एलिमेंट्स रिएक्ट करते प्रोडक्ट बनाते हैं। रिएक्शन अपने नेचर के हिसाब से 2 टाइप्स के हैं, वो मैं लिखता हूँ 2 टाइप्स के। एक है इरिवर्सिबल रिएक्शन, और दूसरा है रिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, इन दोनों को देखते हैं हम लोग। इक्विलिब्रियम का तो मतलब समझ में आ गया, इक्वल होता है। अभी मैं आगे चलूंगा तो वो इक्विलिब्रियम और आपको समझ में आता जाएगा, इसलिए मैंने अभी एक्सप्लेनेशन इसका ये डेफिनेशन नहीं लिखा है। बस इतना समझिए कि इक्विलिब्रियम का मतलब होता है इक्वल। कहाँ पे इक्वल होता है, कैसे इक्वल होता है, वो हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको समझ में आता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग चलते हैं रिवर्सिबल इरिवर्सिबल रिएक्शन को डिस्कस करते हैं। इसे मिटा दें। इरिवर्सिबल रिएक्शन में बोलते हैं कि जो रिएक्टेंट्स हैं वो रिएक्ट करते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं, मगर प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट नहीं बन सकता। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, ज़्यादातर एग्जाम्पल ऐसे हैं जो इरिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं, जैसे बर्निंग ऑफ पेपर, बर्निंग ऑफ कोल, बर्निंग ऑफ पेट्रोल, या और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे हम लोग का डाइजेशन प्रोसेस है, बायोलॉजी में अगर जाएंगे तो डाइजेशन प्रोसेस होता है। इसमें क्या है कि जैसे पेपर को जलाया, पेपर को जलाने के बाद वो तो हीट दिया, लाइट दिया, मगर उसके बाद वो राख बन जाता है। अब राख से वापस हम लोग पेपर बनाएंगे, ऐसा मुश्किल है। ठीक है ना, कितनी बात सुनी। इसी तरह से पेट्रोल जलता है, कोल जलता है, और भी बहुत सारी चीज़ों को बर्न कराते हैं। तो वो डाइजेशन में क्या होता है, डाइजेशन में बायोलॉजी में पढ़ा होगा, जैसे बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन लेते हैं, ग्लूकोज डाइजेस्ट हो जाता है, ग्लूकोज होता है वो ऑक्सीडेशन होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बन जाते हैं, एटीपी बन जाता है। तो ये एक प्रोसेस होता है। लेकिन अब वो कार्बन डाइऑक्साइड से और वाटर से दोबारा से हम लोग खाना नहीं बनाते। खाना तो एक प्लांट बनाता है, प्लांट के अंदर एक फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। तो क्या बताए, इरिवर्सिबल रिएक्शन में, रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट रिएक्ट and give the product, but the product cannot give the reactants. We can't get the reactant from the product, so that is called irreversible reaction. ठीक है, जैसे ये दे रखा है, एक एलिमेंट है ए, दूसरा एलिमेंट है बी, ये रिएक्ट करके ये हमारा सी एंड डी बनता है, मगर सी एंड डी से वापस हम लोग रिएक्टेंट नहीं बना सकते। तो इसको इरिवर्सिबल का डेफिनेशन लिखते हैं, द रिएक्शन in which reactants react and give the products, but the product can not give the reactants. ठीक है, ये एक रिएक्शन होता है इरिवर्सिबल रिएक्शन। देखो जितने भी ज़्यादातर रिएक्शन जो होते हैं ना इरिवर्सिबल होते हैं, मगर कुछ रिएक्शन ऐसे भी होते हैं जो रिवर्सिबल होते हैं। ठीक है, रिवर्सिबल होते हैं। जैसे फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, अमोनिया जब नाइट्रोजन को हाइड्रोजन के साथ मिक्स करते हैं, रिएक्ट कराते हैं, तो अमोनिया बनता है। मगर अमोनिया डिसोसिएट भी होता है, फिर हाइड्रोजन और नाइट्रोजन भी बनता है।
हाइड्रोजन हाइड्रोजन आयोडाइड भी होता है, एक कंपाउंड ऐसा है हाइड्रोजन आयोडाइड, ये हाइड्रोजन को आयोडीन के साथ रिएक्ट करते हैं, ये प्रोडक्ट देता है हाइड्रोजन आयोडाइड। हाइड्रोजन आयोडाइड डिसोसिएट भी होता है और हाइड्रोजन आयोडीन देता है। तो ऐसे कुछ रिएक्शन भी है जो हमारा रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। तो रिवर्सिबल रिएक्शन को कैसे डिफाइन करते हो, मैं डिफाइन करता हूँ। और ये जो इक्विलिब्रियम का जो टॉपिक है, इक्विलिब्रियम किस में आता है, ये रिवर्सिबल जो रिएक्शन होता है इसी में इक्विलिब्रियम आता है। इरिवर्सिबल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम हमें नहीं मिलता। तो जो इक्विलिब्रियम का जो कंसेप्ट है, इक्विलिब्रियम का जितनी भी बातें हैं जो बताएंगे वो सारे उनके लिए है जो रिवर्सिबल रिएक्शन है। इरिवर्सिबल में इक्विलिब्रियम का कोई कंसेप्ट नहीं है। ठीक है, तो अगला मैं रिवर्सिबल रिएक्शन लिखता हूँ, फिर आगे बताता हूँ क्या चीज़ है। क्या हुआ, मैं ये डेफिनेशन लिखा रिवर्सिबल रिएक्शन का, द रिएक्शन इन विच reactant react and give the products and product also give the reactant at the same time is called reversible reaction। यानी वैसा रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाते हैं मगर प्रोडक्ट भी वापस रिएक्टेंट को देता है डिसोसिएट होके, उसको हम लोग कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। कितनी बात सुनिए। तो अब हम लोग देखेंगे कि जो रिवर्सिबल रिएक्शन है वो हमारा मेन टॉपिक है इक्विलिब्रियम के लिए। इक्विलिब्रियम में हम लोग जितने भी टॉपिक को डिस्कस करेंगे आगे वो सभी रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। ठीक, अब क्या बताए कि जो रिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं वो अपने नेचर के हिसाब से टू टाइप्स के क्लासिफाई कर दिया। एक होता है फिजिकल इक्विलिब्रियम। जो इक्विलिब्रियम का टॉपिक है वो दो तरीके के, दो का फिजिकल एंड केमिकल दो होते हैं ये। एक होता है फिजिकल इक्विलिब्रियम और दूसरा होता है केमिकल इक्विलिब्रियम। ये फिजिकल इक्विलिब्रियम या केमिकल इक्विलिब्रियम दोनों ही रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए होता है। तो अगला जो टॉपिक हम लोग करने जा रहे हैं वो है फिजिकल इक्विलिब्रियम एंड केमिकल इक्विलिब्रियम। फिजिकल चेंज केमिकल चेंज जानते तो होंगे, क्या होता है, कोई आइडिया, कोई बताएगा? फिजिकल चेंज में क्या होता है कि एक स्टेट चेंज होता है, यानी कोई बॉडी सॉलिड में है तो लिक्विड में चेंज हो जाएगा, लिक्विड से वापस सॉलिड में चेंज हो जाएगा, तो सॉलिड लिक्विड लिक्विड सॉलिड, ऐसा रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। या फिर लिक्विड में है तो गैस में चेंज होता है और गैस से फिर लिक्विड में वापस आ जाता है, तो लिक्विड गैस। ठीक है, ये रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। या फिर सॉलिड टू गैस, जैसे सब्लिमेशन एक टॉपिक जानते होंगे, सब्लिमेशन, सॉलिड टू गैस, गैस टू सॉलिड, ये भी एक तरह का रिवर्सिबल प्रोसेस है और इक्विलिब्रियम आता है। कितनी बात सुनिए। तो आगे हम लोग चलते हैं और अलग अलग करके डिस्कस करते हैं हम लोग कि फिजिकल एंड केमिकल इक्विलिब्रियम में क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है। यहाँ तक समझ में आ गया, नोट करते चलिए इसको। ठीक है, ये है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम टू टाइप्स के हैं, एक है फिजिकल इक्विलिब्रियम और दूसरा है केमिकल इक्विलिब्रियम। फिजिकल इक्विलिब्रियम में स्टेट चेंज होता है, तो हम लोग पहले फिजिकल इक्विलिब्रियम को समझते हैं, उसके टॉपिक को डिस्कस करते हैं, फिर बाद में हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम को करेंगे। ठीक है, तो फिजिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है? द इक्विलिब्रियम इन विच
the equilibrium in which state of matter changes, interchanges, स्टेट ऑफ मैटर इंटरचेंजेस। स्टेट ऑफ मैटर जानते हैं हम लोग, जितने भी मैटर होते हैं वो तीन स्टेट में मिलते हैं, जो बड़े बड़े हैं जिनको हम लोग देखते हैं। वो होता है सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैसियस स्टेट। ये जो स्टेट है आपस में एक दूसरे में कन्वर्ट होते रहते हैं, और वहाँ पे जो इक्विलिब्रियम आता है उसको हम लोग फिजिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं। जैसे सॉलिड से एक कोई सॉलिड बॉडी है वो लिक्विड में चेंज होगा, और ये जो लिक्विड है वापस फिर सॉलिड बनाएगा, इसको हम लोग कहते हैं सॉलिड लिक्विड फिजिकल इक्विलिब्रियम। ये जो इक्विलिब्रियम का साइन है, रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। रिवर्सिबल रिएक्शन को इस तरह के एरो से, हाफ लाइन एरो से दिखाते हैं, ठीक है। यानी ये जो एक तरफ लेफ्ट में जो है, आमतौर पे जब भी कभी रिएक्शन होता है तो जो लेफ्ट में लिखा जाता है वो रिएक्टेंट होता है, और जो राइट में लिखा जाता है वो प्रोडक्ट होता है। तो जो रिएक्टेंट था वो प्रोडक्ट की तरफ जा रहा है, वो हाफ एरो दिखा रहे हैं। प्रोडक्ट भी रिएक्टेंट की तरफ आता है तो इसको हाफ एरो से दिखाते हैं। तो ये जो ना दो हाफ एरो से दिखाते हैं इक्विलिब्रियम के लिए, इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट करने का ये तरीका है। जो इरिवर्सिबल रिएक्शन होता है उसमें हाफ एरो नहीं बल्कि सिंगल एरो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ दिखाते हैं। जैसे अभी हम लोग लिखा था ऊपर में, ए रिएक्ट विद बी गिव्स सी प्लस डी, तो ये एक एरो दिखा रहा है इस तरह से, ठीक है। लेकिन इक्विलिब्रियम में जब भी कभी कहीं पे भी कोई भी रिएक्शन लिखा हुआ इस तरह का लाइन बना हो तो आप देखते ही बता सकते हैं कि ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। यहाँ पे सॉलिड टू लिक्विड एक इक्विलिब्रियम स्टेट आ जाता है, फिजिकल इक्विलिब्रियम। लिक्विड टू गैस ये दूसरे टाइप का इक्विलिब्रियम आ जाता है, ठीक है। सॉलिड टू गैस, ठीक है, ये दूसरे तरह का एक आ जाता है। तो ये और भी कई तरीके हो सकते हैं, लेकिन जो जनरल जो हमारा इक्विलिब्रियम देखने को मिलता है फिजिकल इक्विलिब्रियम, वो आमतौर पे ये तीन कॉमन है, सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, सॉलिड टू गैस। कितनी बात समझ में आई? आगे चलते हम लोग। अब अगर इक्विलिब्रियम तो जानती है, जहाँ पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन is equal to rate of backward reaction। इक्विलिब्रियम का जो डेफिनेशन हम लोग देते हैं कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, ठीक है। दैट स्टेट ऑफ रिएक्शन इज नोन एज इक्विलिब्रियम। एक ऐसा स्टेट जहाँ पे फॉरवर्ड रिएक्शन एंड बैकवर्ड रिएक्शन दोनों ही इक्वल होते हैं, वही इक्विलिब्रियम स्टेट कहलाता है। अब ये हम लोग चलते हैं, एक हम लोग इक्विलिब्रियम, फिजिकल इक्विलिब्रियम को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग लिक्विड गैस को करते हैं, हम लोग लिक्विड गैस इक्विलिब्रियम देखते हैं। वैसे सॉलिड लिक्विड भी बताऊंगा, लेकिन पहले हम लोग लिक्विड गैस के इक्विलिब्रियम को ऑब्जर्व करते बताते हैं, ताकि बेसिक कंसेप्ट समझ में आ जाए कि इक्विलिब्रियम बेसिकली होता कैसे है, ठीक है। तो अगला हम लोग करने जा रहे हैं लिक्विड गैस इक्विलिब्रियम, ठीक है। ये आ गया हमारा टॉपिक लिक्विड गैस इक्विलिब्रियम। क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले एक लिक्विड लेते हैं। जो कॉमन लिक्विड है हमारा वाटर है, तो वाटर का ही देखते हैं हम लोग।
कि क्या है, ऐसा कैसे इक्विलिब्रियम आता है। तो ये हम लोग एक कंटेनर है, इस कंटेनर में कुछ पानी ले लेते हैं इस तरह से, ठीक है। ये वाटर ले लिया हम लोगों ने। ये जो है यहाँ पे जो एयर है इस कंटेनर के अंदर कुछ कुछ हिस्सा, कुछ पार्ट तो वाटर से फिल है मगर कुछ पार्ट एयर से फिल्ड है। तो यहाँ पे जो एयर है, यहाँ पे एयर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। जिस तरह से ये बाहर का एटमॉस्फेयर प्रेशर है, ऐसे ही ये, इसको अगर हम लोग ढक लेते, एक कवर्ड कर लेते, इसको कवर से ढक देते इस तरह से, ठीक है। ठीक है, ये एक हमारा कंटेनर जिसमें वाटर है, और इस वाटर का जो, इसको हम लोग कवर कर देते हैं, एक इसके कवर से, कवरिंग से कवर कर देते हैं। यहाँ पे एयर था, ये बाहर में भी एयर है। तो इस वक्त अभी जो भी रूम टेम्परेचर होता है उस वक्त ऑब्जर्व कर रहे हैं। जैसे विंटर होता है, समर होता है, अलग अलग सीजन में अलग अलग टेम्परेचर होता है, लेकिन हम लोग रूम टेम्परेचर ले रहे हैं। जो टेम्परेचर अभी बाहर में है वही टेम्परेचर हम लोग अंदर में लेते हैं, ठीक है। अगर हम लोग नॉर्मल अगर लेते हैं, रूम टेम्परेचर लेते हैं, तो आमतौर पे हम लोग 25 डिग्री सेल्सियस लेते हैं रूम टेम्परेचर। इसको कैल्विन में अगर लिखेंगे तो 298 कैल्विन होता है ये, ठीक है। और प्रेशर कितना है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, 1 atm है ये, ठीक है। यहाँ पे जो लिक्विड है और ये एयर है, यहाँ पे एयर के कुछ वाटर वेपर होंगे, जैसे एटमॉस्फेयर में हमेशा अवेलेबल होता है वाटर वेपर, तो कुछ वाटर वेपर है ये कुछ, ठीक है। लेकिन ये जो वाटर वेपर है ये एयर के अंदर है, तो इसलिए जितना बाहर में एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उतने अंदर में भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ठीक। ये तो हमारा इनिशियल स्टेट आ जाता, हमारा इनिशियल स्टेट आ जाता हमारा, ठीक है। आगे चलते हम लोग क्या बताया कि अगर हम थोड़े टाइम तक देखें, थोड़े से टाइम तक ऑब्जर्व करें, तो क्या होगा कि यहाँ पे जो कंटेनर के अंदर ये अगर बाहर से हीट जो है ना एब्जॉर्ब करेगा ये, ठीक है। बाहर से जैसे अगर हीट मिलता है, ठीक है, इसको, ठीक, इस हीट की वजह से, जैसे बाहर का जो अंदर बाहर तो टेम्परेचर बराबर ही है, लेकिन क्या होगा कि इस टेम्परेचर पे कुछ वाटर के मॉलिक्यूल वेपर में चेंज भी होते रहते हैं। वो पहले भी जब ओपन था, ये सिस्टम जब ओपन था, तो ये वेपर जो ना एटमॉस्फेयर में चला जाता था, लेकिन अभी ये क्लोज कर दिया। ये एक क्लोज सिस्टम है। क्लोज सिस्टम जानते हैं, थर्मोडायनेमिक्स में हम लोगों ने पढ़ा था। जो सिस्टम होता है वो 3 तरह के होते हैं। एक होता ओपन सिस्टम, जिसके मटेरियल एंड हीट दोनों ही चेंज कर सकते हैं। एक होता क्लोज सिस्टम, जिसमें सिर्फ हीट तो चेंज कर सकते हैं मगर मटेरियल का एक्सचेंज नहीं हो सकता है। और एक होता आइसोलेटेड सिस्टम, जिसमें मटेरियल और हीट दोनों में से कुछ भी एक्सचेंज नहीं कर सकते। तो ये हम लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा है इसको। यहाँ पे हम लोग लेते हैं क्लोज सिस्टम, ठीक है, क्लोज सिस्टम। इसमें सिर्फ हीट का एक्सचेंज, हीट आ सकता है। जैसे मान लो सराउंडिंग में जो टेम्परेचर है अगर थोड़ा बढ़ गया किसी वजह से, गर्मी बढ़ रही है या दोपहर का वक्त आ रहा है, तो हीट जो है ना थोड़ा एब्जॉर्ब होगा। उस हीट के एब्जॉर्प्शन से ये जो लिक्विड है ये वेपर में चेंज होने लगेगा। क्या होगा, वेपर में चेंज होने लगेगा। कितनी बात समझ में। और जब ये वेपर में चेंज होने लगेगा तो ये जो स्पेस था एयर का, जो वाटर के ऊपर जो खाली जो जगह था एयर था, ये आहिस्ता आहिस्ता वाटर वेपर से फिल होने लगा। ये वाटर वेपर से फिल होने लगा, इसके अंदर वाटर वेपर आने लगे। और उस वाटर वेपर का चूंकि एक गैसवस पार्ट होता वो, तो उसका मोशन जो ना रैंडम मोशन बहुत ज़्यादा होता है। तो इसकी वजह से इसके जो कंटेनर है उसके वॉल पे एक प्रेशर बढ़ने लगता है। कितनी बात सुन में, उसका प्रेशर बढ़ने लगता है। तो वो प्रेशर कैसे रीड करते हैं, उसको रीड करने के लिए मैं एक डिवाइस लगा कर दिखाता हूँ। एक डिवाइस आता है जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं, वो होता है मैनोमीटर, ठीक है।
तो मैनोमीटर लगाते हैं और इसके अंदर लगा के एक हम दिखाते हैं कैसे प्रेशर रीडिंग करते हैं। ये मैं थोड़ा सा मिटा दूँ, ये 25 डिग्री सेल्सियस 1 एटमॉस्फेयर, ये बेसिकली 25 डिग्री सेल्सियस क्या है, ये रूम टेम्परेचर ही लेते हैं हम लोग इसको। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक दूसरा स्ट्रक्चर बनाने जा रहा हूँ जिसमें मैनोमीटर लगाएंगे। ये हम लोगों ने दो डायग्राम बनाया, ये लिक्विड एंड गैस का इक्विलिब्रियम को दिखाने के लिए। तो पहले हमने बताया था कि यहाँ पे लिक्विड है और इसका जो इसको क्लोज कर दिया है, तो इससे जो लिक्विड से जो वेपर बन रहा है, ये चूंकि क्लोज सिस्टम है तो ये वेपर बाहर नहीं जा रहा, अंदर ही रह रहा है। इनिशियली जब हम लोगों ने ये लिक्विड लिया था, ढक्कन लगाया था इस पर, तो इसका एक ये मैनोमीटर लगा रखा है, ये मैनोमीटर है, इसके अंदर मरकरी होता है। तो यहाँ पे और यहाँ पे यानी दोनों तरफ, दोनों आर्म में जो अंदर है ये बाहर है, दोनों के जो हाइट है ना बराबर था। ठीक है, यानी यहाँ से जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा था ये वाला, और इसके जो पानी के अंदर जो प्रेशर था ये वाला, ये चूँकि एयर ही था, इनिशियली जो लिया था हम लोगों ने वो उस वक्त एयर ही था इसके अंदर, तो इसका भी प्रेशर इसका भी प्रेशर, दोनों तरफ से प्रेशर बराबर था। तो इसमें मरकरी का जो लेवल था दोनों तरफ, दोनों आर्म में बराबर था, लेफ्ट वाले राइट वाले दोनों में आर्म में बराबर था। ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि जैसे जैसे ये जो वाटर है इनिशियली स्टेज में जैसे ये वेपर में कन्वर्ट होते गया, क्यों वेपर में कन्वर्ट होते गया, तो ये जो स्पेस था वेपर से भरता जा रहा था, भरता जा रहा था, वाटर मॉलिक्यूल से भरता जा रहा था, और उसकी वजह से इसके अंदर का प्रेशर बढ़ता जा रहा है। और वो जो प्रेशर बढ़ेगा तो वो यहाँ पे हम लोग दिखा रहे हैं, ये नेक्स्ट वाला में, नेक्स्ट डायग्राम में, बी डायग्राम में, कि यहाँ से जब वेपर बढ़ेगा तो ये जो वेपर है ये इधर से इस पाइप में भी आने लगेगा, इस पाइप से इधर से भी आने लगेगा ये, और जब ये इसका प्रेशर बढ़ेगा तो ये इधर ये लेफ्ट जो इनर आर्म है इसमें वेपर प्रेशर की वजह से प्रेशर बढ़ जाएगा, और बढ़ने की वजह से मरकरी का जो लेवल है नीचे हो जाएगा, और राइट में मरकरी का लेवल हाइट चढ़ने लगेगा। ठीक है, कितनी बात समझ में आई? तो शुरू में हम लोगों ने बताया कि जिस वक्त ये लिक्विड लिया था उस वक्त वेपर कम था, तो उसका प्रेशर जितना था दोनों तरफ बराबर था, तो दोनों का लेवल बराबर था। लेकिन जैसे जैसे टाइम पास हुआ वैसे वैसे ये लिक्विड जो ना वेपर में चेंज होता गया, और जब ये वेपर बनता गया तो अंदर का प्रेशर बढ़ता गया, और बढ़ते 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 एक सर्टेन स्टेज तक क्या देखा गया कि ये मरकरी का हाइट राइज करा, राइज करा, राइज करा, राइज करा, और कुछ टाइम के बाद मरकरी का एक हाइट पे जाके रुक जाता है। मरकरी के आउटर आर्म में, राइट आर्म में जो हाइट है वो जाके रुक जाता, अब चेंज नहीं होता। अब क्या मतलब हुआ इसका कि चेंज नहीं हो रहा है? इसका मतलब ये है कि यहाँ पे इक्विलिब्रियम आ गया। इक्विलिब्रियम कैसे आया वो अब मैं समझा रहा हूँ कि इसके अंदर इक्विलिब्रियम आया कैसे है। कितनी बात सुन में? क्या बताया कि जो बिगिनिंग में शुरू में क्या था, ये सिर्फ पानी था और यहाँ पे एयर था, ये स्पेस खाली था, तो वाटर के जो मॉलिक्यूल थे बहुत तेजी से वेपर में कन्वर्ट हो रहे थे, वाटर के मॉलिक्यूल बहुत तेजी से वेपर में कन्वर्ट हो रहे थे। इसको हम लोग फॉरवर्ड रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, लिक्विड से वेपर में जब चेंज हो रहा था तो इसको हम लोग बोलते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन, और ये जो फॉरवर्ड रिएक्शन सब फास्ट हो रहा था। ठीक है, जब ये बहुत तेजी से हो रहा था तो ये जो गैस मॉलिक्यूल था रैंडम मोशन कर रहा था, तो ऐसे भी मॉलिक्यूल थे, ऐसे भी मॉलिक्यूल थे जो रैंडम मोशन की वजह से इधर इधर करते हुए पानी के अंदर डिप कर रहे थे। ये इधर गया, इधर टकराया, इधर टकराया, इधर टकराया, पानी के अंदर डिप कर गया। ठीक है, ये मॉलिक्यूल इधर गया, इधर गया, पानी के अंदर डिप किया। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल भी थे, वेपर मॉलिक्यूल, जो लिक्विड के अंदर वापस आ जा रहे थे, वेपर से लिक्विड में वापस आ रहे थे, लेकिन वो चूंकि कम थे, यानी इनिशियली जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ वेपर मॉलिक्यूल कम थे, तो थोड़े मॉलिक्यूल वापस आ रहे थे, ज़्यादातर मॉलिक्यूल लिक्विड से वेपर की तरफ जा रहे थे। कितनी बात में? लेकिन वो वेपर से जो लिक्विड में आ रहा था वो था रिवर्सिबल रिएक्शन, ओ बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है, पहले क्या था, लिक्विड से वेपर बन रहा था, ये लिक्विड से वेपर बन रहा था ये, तो इसको हम लोग फॉरवर्ड रिएक्शन बोल दिया, फॉरवर्ड रिएक्शन। ठीक है ना, फॉरवर्ड रिएक्शन। लेकिन जब ये वेपर
ठीक। ये जो वेपर था, ये वेपर वापस जो है ना, ये जो वेपर जो था ये वापस लिक्विड में आ जा रहा था, ये वापस लिक्विड में आ रहा था। तो ये बैकवर्ड रिएक्शन हो रहा था। इसको क्या करते हम लोग, बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है, बैकवर्ड रिएक्शन। तो लिक्विड से वेपर बनता फॉरवर्ड रिएक्शन, और वेपर से लिक्विड बनता बैकवर्ड रिएक्शन। लेकिन अलग अलग टाइम में अलग अलग रेट ऑफ रिएक्शन था। बिगिनिंग में क्या था, शुरू में क्या था कि फॉरवर्ड रिएक्शन ज़्यादा था, लिक्विड वेपर में बहुत तेज़ी से चेंज हो रहा था। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे टाइम पास हुआ, ये स्पेस भरता गया। स्पेस जैसे मैंने यहाँ पे दिखा रखा है, ये स्पेस भरता गया, तो भरते गया तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो लिक्विड में वापस आ रहा है, पहले तो कम थे, लेकिन जैसे जैसे टाइम पास हुआ वैसे वैसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कन्वर्टेड इनटू लिक्विड इज इंक्रीजिंग, वो बढ़ने लगा। जब बढ़ने लगा, लेकिन उस वक्त जो है वेपर का क्वांटिटी बढ़ गया अंदर में, यहाँ का प्रेशर बढ़ गया, और वो प्रेशर बढ़ते बढ़ते ये जो है इसके थ्रू इस पे ये मैनोमीटर पे प्रेशर बढ़ा, तो ये इसकी हाइट राइज किया। लेकिन एक ऐसा स्टेज आ गया कि जहाँ पे जो फॉरवर्ड रिएक्शन था, यानी लिक्विड से वेपर बनना, और बैकवर्ड रिएक्शन यानी वेपर से लिक्विड बनना, दोनों इक्वल हो गए। यानी जितना मॉलिक्यूल लिक्विड से वेपर में जा रहा है, उतना ही मॉलिक्यूल वेपर से लिक्विड में आ रहा है। जैसे अगर मैं इसको डायग्राम दिखाऊं, तो ये जो था ये लिक्विड से वेपर में जा रहा है, ये ठीक है ना, लिक्विड से वेपर में जाते हुए दिखा रहे हैं। और इसको हम लोग दिखा रहे हैं वेपर से लिक्विड में वापस आ रहा है। ये कितनी बात सुन रही। तो देखो 5 रेड से 5 ब्लैक से ग्रीन से दिखाया, क्या मतलब हुआ इसका। 5 रेड का मतलब एक ऐसा स्टेज आता है जहाँ पे लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होता, वो नंबर ऑफ 5 मॉलिक्यूल्स जो है ना लिक्विड से वेपर में जाता है। लेकिन उसी टाइम में 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वेपर लिक्विड में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो लिक्विड से वेपर, वेपर से लिक्विड में चेंज होते रहता है। इक्वल नंबर ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन हो जाता है। जिस वक्त इक्वल नंबर हो जाता है, उस वक्त यहाँ पे जो नंबर ऑफ वेपर मॉलिक्यूल्स कांस्टेंट हो जाते हैं, और उस कांस्टेंट मॉलिक्यूल से जो प्रेशर इधर लगता है, उसके हिसाब से जो हाइट राइज किया है वो आके कांस्टेंट हो जाता है। अब उसका जो हाइट है वो बढ़ता नहीं है, तो एक सर्टेन हाइट पे आके वो रुक जाता है। उसके बाद जो है ना फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन बराबर होने की वजह से अब ये जो है ना हाइट आके रुक जाता है। और जिस वक्त फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन दोनों बराबर होते हैं, उसी को हम लोग रिवर्सिबल और इक्विलिब्रियम। तो ये हमारा एक इक्विलिब्रियम को, लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम को हम लोग एक्सप्लेन कर रहे थे। आपको कहाँ तक समझ में आया। ठीक है, समझ में आया। क्या है कि लिक्विड वेपर में चेंज होता है, वेपर लिक्विड में चेंज होता है। एक ऐसा स्टेज आता है जहाँ पे दोनों का फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन, बैकवर्ड प्रोसेस दोनों सेम हो जाते हैं, और वो एक इक्विलिब्रियम स्टेज आ जाता है। ठीक है, जो फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड होता है, जैसे लिक्विड से वेपर बनता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेट ऑफ एवापोरेशन। लिक्विड से जब वेपर बनता है, ये लिक्विड है, लिक्विड से वेपर बनता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं रेट ऑफ, एक सर्टेन रेट से चलता है, रेट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है ना, ये फॉरवर्ड जब जाता है तो वेपर जो है ना दोबारा ठंडा होकर लिक्विड बन जाता है। तो वेपर से जब लिक्विड बनता है, वेपर से जब लिक्विड बनता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कंडेंसेशन, रेट ऑफ कंडेंसेशन। ठीक है ना। तो क्या बताया कि जब इक्विलिब्रियम स्टेज आता है, तो उस वक्त रेट ऑफ वेपराइजेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम, जब इक्विलिब्रियम आ जाता है, तो ये समझ में आ गया। इसे नोट करिए, मैं थोड़ा सा मिटाऊंगा, कुछ पॉइंट्स है उससे मैं बताऊंगा उसको। ठीक है, नोट कर लिए इसे, इक्विलिब्रियम एट इक्विलिब्रियम। यहाँ पे जैसे इक्विलिब्रियम आ गया, तो यहाँ पे क्या होता है, रेट ऑफ, पहला पॉइंट दे रखा, रेट ऑफ वेपराइजेशन is equal to rate of condensation, rate of condensation।
ठीक है, एक पॉइंट तो ये हो जाता है। यहाँ पे दूसरा जो पॉइंट दे रखा है ये, अगर हम लोग लिक्विड से जो वेपर बनता है, ठीक है, यहाँ पे जब इक्विलिब्रियम आ जाता है तो हम लोग ये भी जानते हैं कि जिस वक्त ये लिक्विड से वेपर बन रहा होगा, हीट एब्जॉर्ब कर रहा होगा। लिक्विड से जब वेपर बन रहा होगा तो हीट एब्जॉर्ब कर रहा होगा। जब ये हीट एब्जॉर्ब कर रहा होगा तो वो एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। ठीक है, एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है वो। कितनी बात समझ में? लेकिन जब ये वेपर से लिक्विड में चेंज हो रहा होगा तो हीट को रिलीज कर रहा होगा, वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा। तो क्या देखा गया है कि जब भी कभी कोई रिवर्सिबल प्रोसेस होता है तो एक डायरेक्शन जो होता है यानी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जा रहा है, अगर वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है तो प्रोडक्ट से जब रिएक्टेंट की तरफ आता है तो वो एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। या अगर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जा रहा है वो एंडोथर्मिक प्रोसेस है, तो प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ जब आता है तो एक्सोथर्मिक होता है। कितनी बात सुन? तो एक जो फॉरवर्ड रिएक्शन होगा इंडो होगा, तो बैकवर्ड रिएक्शन एक्सो होगा, और अगर एक्सो होगा फॉरवर्ड रिएक्शन तो बैकवर्ड रिएक्शन इंडो होगा। कितनी बात सुन में? तो रिवर्सिबल रिएक्शन में ये दोनों चीज़ें चलती हैं, एक्सोथर्मिक प्रोसेस भी चल रहा होता है, एंडोथर्मिक प्रोसेस भी चल रहा होता है। लेकिन जब इक्विलिब्रियम आ जाता है तो जितना फॉरवर्ड रिएक्शन होता है उतना ही बैकवर्ड रिएक्शन होता है, जितना हीट रिलीज होता है उतना ही हीट एब्जॉर्ब भी हो जाता है। कितनी बात सुन में? तो जो नेट हीट चेंज होता है इक्विलिब्रियम पे वो जीरो हो जाता है। ठीक है, इस पॉइंट को मैं यहाँ पे लिखता हूँ इसको। रिएक्टेंट अगर रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाते हैं, ये प्रोडक्ट्स बनाते हैं, ठीक है, अगर ये एक्सो प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक है ये, तो इसका जो प्रोडक्ट है रिएक्टेंट का बनना इंडो हो जाएगा, एंडोथर्मिक प्रोसेस, थर्मिक थर्मिक। ठीक है, यानी रिएक्टेंट अगर रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाता, अगर ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है तो प्रोडक्ट से रिएक्टेंट का बनना एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा, और वाइस वर्सा, वाइस वर्सा। कितनी बात समझे? तो ये हमेशा ही ये रिवर्सिबल रिएक्शन में होता ही होता है। इन रिवर्सिबल रिएक्शन बोथ एक्सो एंड एंडोथर्मिक प्रोसेस गोज ऑन साइमल्टेनियसली। यहाँ पे मैं तीसरा नंबर पॉइंट पे लिख देता हूँ, इन रिवर्सिबल प्रोसेस both exo and endothermic process goes simultaneously। ठीक है ना, दोनों एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक दोनों साथ साथ चलते रहते हैं। ठीक, लेकिन क्या होता है जब इक्विलिब्रियम आता है तो फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन दोनों ही बराबर हो जाते हैं। ठीक है, एट इक्विलिब्रियम यहां पे लिखता हूं मैं, एट equilibrium the rate of the at equilibrium the amount of heat released is equal to amount of heat absorbed। ठीक है, इक्विलिब्रियम जब होता है तो उस वक्त जितना हीट रिलीज होता है उतना ही हीट एब्जॉर्ब भी हो जाता है। तो नेट चेंज इन हीट एट इक्विलिब्रियम इज जीरो। नेट change in the reaction
इज 0 एट इक्विलिब्रियम। ठीक है ना, इक्विलिब्रियम पे जो नेट चेंज ऑफ एनर्जी होगा वो 0 होता है। नेट चेंज ऑफ एनर्जी एक होता है गिब्स फ्री एनर्जी, डेल्टा जी से दिखाते हैं। जब भी कभी कोई रिएक्शन होता है तो कितना नेट हीट रिलीज हो रहा है वो गिब्स फ्री एनर्जी से दिखाते हैं। तो डेल्टा जी का जो वैल्यू होगा इक्विलिब्रियम पे वो 0 हो जाएगा। इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी का जो वैल्यू होगा वो 0 हो जाएगा। ये कितनी बात समझ में आई? तो क्या समझ में आया कि जब इक्विलिब्रियम होता है उस वक्त ये छोटी छोटी बातें आ जाते हैं। इक्विलिब्रियम के वक्त क्या होता है कि कैसे हमें पता चलता है कि ये इक्विलिब्रियम आ गया या इक्विलिब्रियम अचीव कर लिया। तो जब इक्विलिब्रियम आ जाता है किसी भी सिस्टम में उस वक्त नो चेंज इन कलर्स, डेंसिटी, प्रेशर, ठीक है, कंसंट्रेशन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, उनमें से कोई भी चेंजेस नहीं आते एट ए गिवन टेम्परेचर। एक चीज़ ये है बहुत इंपॉर्टेंट है इक्विलिब्रियम के लिए कि जो टेम्परेचर है वो एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे ही होता है। जैसे ये जो भी हम लोग बता रहे हैं ये रूम टेम्परेचर पे बताया अभी हम लोगों ने। अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते या घटाते हैं तो उसका इफेक्ट इक्विलिब्रियम पे पड़ता है। तो वो एक अलग पैरामीटर है, वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। लेकिन ये जितने भी इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं वो एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे बात हो रही है। चाहे वो कोई भी टेम्परेचर, जैसे हम लोग रूम टेम्परेचर पे, तो रूम टेम्परेचर जितना है उस पर हम लोग बता रहे हैं। कितनी बात समझ में? तो हाउ वी कैन आइडेंटिफाई दैट द सिस्टम हैज एक्वायर्ड द इक्विलिब्रियम, वो उसके लिए दिखाने जा रहे हैं। कुछ पॉइंट्स मैं लिखता हूँ इसको, ठीक है, इसके आगे लिखता हूं मैं। अगला पॉइंट में लिखता हूं व्हेन अ सिस्टम acquired the equilibrium there is no change in color, density, concentration of reactants or products, pressure, ठीक है। कितनी बात समझ में आई? ये तो जब भी कभी एक सिस्टम जो है ना इक्विलिब्रियम उसको आ जाता है या इक्विलिब्रियम गेन करता है तो कैसे पता चलता है कि ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ गया? तो उसका जो प्रेशर है अब वो चेंज नहीं होगा, उसका प्रेशर चेंज नहीं होगा, उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। यहाँ पे लिखा कि नहीं, नो चेंज इन टेम्परेचर। कितनी बात समझ में? तो उस सिस्टम का कलर चेंज नहीं होगा, यानी जो रिएक्शन हो रहा, जो भी कलर था लिक्विड का या जो भी प्रोडक्ट बन रहा था उसका जो कलर था उसमें कलर में चेंज नहीं होगा, डेंसिटी चेंज नहीं होगा, कंसंट्रेशन में चेंज नहीं होगा। जो रिएक्टेंट का जितना कंसंट्रेशन है जितना प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन है, जैसे यहाँ पे हम लोग लिक्विड कर रहे हैं तो अब जब अगर ये इक्विलिब्रियम आ गया तो ये पानी पहले तो ज़्यादा था, कुछ वेपर में कन्वर्ट हो गया, अब पानी का जो लेवल है वो कम हो जाता है, पहले के रेस्पेक्ट में कम हो जाता है। तो अब वो पानी का लेवल उतना ही रहेगा, कम होके जितना है उतना ही रहेगा, अब वो बढ़ेगा नहीं, या वेपर जितना है वो उतना ही रहेगा, वो घटेगा नहीं इक्विलिब्रियम अगर है तो, ठीक है। तो कंसंट्रेशन जो रिएक्टेंट का है जो प्रोडक्ट का है वो बराबर जाता है, प्रेशर चेंज नहीं होता, टेम्परेचर चेंज नहीं होता है। और वैसे भी जब भी कभी एक सिस्टम के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे होते हैं तो उस सिस्टम का टेम्परेचर एक फिक्स टेम्परेचर होता है और उसी वक्त जो हम लोग मिलता है वो सारा पैरामीटर्स वो कांस्टेंट हो जाता है। अगर सिस्टम का टेम्परेचर को चेंज करेंगे तो बहुत कुछ चेंज हो जाता है, इक्विलिब्रियम जो है ना शिफ्ट कर जाता है, इक्विलिब्रियम शिफ्ट करता है। मैं आगे डिस्कस करूंगा, मैं ये बहुत सारी बातें हैं। कितनी बात सुन में? ये तो इक्विलिब्रियम के टाइम में नो चेंज इन कंसंट्रेशन, डेंसिटी, कलर, प्रेशर
ये सब होते रहते हैं। आगे चले हम लोग, इतनी बात सुन में आई। तो ये जब इक्विलिब्रियम था तब की बात है, इतनी सारी बताया कि हम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बैकवर्ड रिएक्शन सेम होता है, एक्सोथर्मिक इंडोथर्मिक सेम होता है, नेट एनर्जी रिलीज जीरो होता है, ठीक है। और कई सारी बातें हम लोगों ने इक्विलिब्रियम के टाइम पे ये सब चीज़ें होती है। आगे बताया क्या कि इक्विलिब्रियम के लिए या इक्विलिब्रियम का क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विलिब्रियम, कंडीशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विलिब्रियम अगला टॉपिक मैं करने जा रहा हूँ। ये रखा अगला हेडिंग, कंडीशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विलिब्रियम, यानी क्या क्या कंडीशन होता है और क्या प्रॉपर्टीज होता है जब कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम में होता है। तो सबसे पहले जो कंडीशन दे रखा है इसका, द सिस्टम शुड बी क्लोज्ड, ठीक है, द सिस्टम शुड बी क्लोज्ड, ठीक है ना। यानी जब भी कभी अगर इक्विलिब्रियम के बारे में अगर हम लोग स्टडी करना चाहते हैं तो जो सिस्टम में हम लोग कराएंगे वो क्लोज सिस्टम होगा। क्लोज सिस्टम का मतलब है कि जिसमें मटेरियल चेंज नहीं होता, हीट चेंज हो सकता है, सराउंडिंग का जो टेम्परेचर उसके हिसाब से इसके अंदर चेंज आएगा। दूसरा बताया क्या कि द सिस्टम इज डायनामिक इन नेचर एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम द सिस्टम is in dynamic in nature। डायनामिक इन नेचर का क्या मतलब हुआ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, ये हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। डायनामिक इन नेचर क्या बताया कि जिस वक्त इक्विलिब्रियम आ जाता है या सिस्टम इक्विलिब्रियम गेन कर लेता है उस वक्त जो है कलर में कोई चेंज नहीं दिखता, डेंसिटी में कोई चेंज नहीं दिखता, प्रेशर में नहीं दिखता, टेम्परेचर में नहीं दिखता। तो ऐसा लगता है कि वो जो रिएक्शन है या वो जो प्रोसेस है वो बंद हो गया, ठीक है। ऐसा लगता है कि वो रिएक्शन जो है या वो प्रोसेस जो है ये सिर्फ बंद हो गया है, रुक गया, स्टॉप हो गया। लेकिन ऐसा नहीं होता, वो रिएक्शन जो ना एंड नहीं होता, वो स्टॉप नहीं होता। वो रिएक्शन जितना फॉरवर्ड होता है उतना ही बैकवर्ड होता है। तो जो फॉरवर्ड की वजह से चेंज आता है उतना ही वापस बैकवर्ड की वजह से चेंज आता है। इसलिए एक कांस्टेंट स्टेट आके रुक जाता है, एक कांस्टेंट कंडीशन आकर रुक जाता है। जैसे कलर जितना है उतना ही रहेगा, प्रेशर जितना उतना ही रहेगा, टेम्परेचर, डेंसिटी, कंसंट्रेशन, ये सब आके जितने हैं इक्विलिब्रियम के स्टेट पे उतना ही रहेंगे। और उसकी वजह से कोई भी प्रॉपर्टीज़ को अगर हम लोग ऑब्जर्व करते हैं बाहर से, सिस्टम के बाहर से ऑब्जर्व कर रहे हैं, जैसे मान लो कलर ही ऑब्जर्व कर रहे हैं तो कलर चेंज नहीं आएगा तो हम लोग कहेंगे लगता है कि अब रिएक्शन रुक गया। लेकिन ऐसा नहीं होता, रिएक्शन चल रहा होता है, जितना फॉरवर्ड उतना ही बैकवर्ड रिएक्शन चल रहा होता है। तो ये उसी को हम लोग कहते हैं डायनामिक इन नेचर, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम के वक्त जो सिस्टम होता है वो डायनेमिक इन नेचर होता है, यानी उसका फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन दोनों बराबर होने की वजह से बाकी जितने भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो सब कांस्टेंट हो जाते, रुक जाते, नो चेंज ऑब्जर्व होता है वहाँ पे, नो ऑब्जर्वेशन इन प्रॉपर्टीज दिखता है अपनी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट दे रखा है, ये दे रखा हमारा अगला पॉइंट, द मेजरेबल प्रॉपर्टीज बिकम कांस्टेंट एट गिवन टेम्परेचर। मेजरेबल प्रॉपर्टीज का क्या मतलब हुआ कि जैसे वो अभी मैंने बताया टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी, कंसंट्रेशन, ये सब एक लगता क्या कर रुक गया है। और इस तरह से ये हमारा इक्विलिब्रियम। तो ये हमारा कंडीशन क्या है कि सिस्टम क्लोज होना चाहिए, और प्रॉपर्टीज क्या है कि जिस वक्त सिस्टम इक्विलिब्रियम होता है वो डायनेमिक नेचर का होता है। डायनेमिक नेचर का क्या मतलब होता है कि जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं जो हम लोग ऑब्जर्व करते हैं वो सारे के सारे आके रुक जाते हैं, ऐसा लगता है कि रिएक्शन स्टॉप हो गया। कहाँ तक समझ में आया ये?
कुछ कुछ समझ में आ रहा है इक्विलिब्रियम, ठीक है। इक्विलिब्रियम जब होता है, इक्विलिब्रियम तो समझ में आ ही रहा है, मगर उसके साथ जो चीज़ें हो रही है, ये बातें समझ में आ रही है, इसको हम लोग कंटिन्यू रखेंगे। अभी बहुत सारी बातें हैं बताने के लिए फिजिकल इक्विलिब्रियम में, मगर इतने बातें को अगर रिवाइज करें, क्योंकि आगे जब हम बढ़ेंगे तो इन्हीं सब बातों को लेके बार बार करते रहेंगे और पॉइंट्स को ऐड करते जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ तक तो हम लोग आज रहने देते, कंटिन्यू करेंगे, और उसके अभी फिजिकल इक्विलिब्रियम में अभी बहुत सारी बातें हैं वो हम बताएंगे, ठीक है। आज यहीं तक।